line with that sanctions bill saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you're still trading with the Russians and getting the oil and the gas in and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you. You live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से नहीं. And who does it represent? What is NATO? What is NATO minus United States of America? इनके पास क्या है? How many boots do you have on ground? और इतने boots तुम्हारे पास ग्राउंड पे होते हैं जो ये मुंह से जो इतनी बातें कह रहे हो, तो कुछ वैसे ना boots on the ground यूक्रेन के सपोर्ट में. बल्कि जिसमें नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब पैगाम दे रहे हैं आप दिल्ली में आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं. तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस इन्होंने नेटो के तरफ से नहीं किया. तो नेटो क्या सैंक्शन देगा? सैंक्शंस ये लगने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे. मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पर टैरिफ्स लगा दूं. नेटो चीफ ने 3 देशों पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाने की धमकी दी जो कल ट्रंप ने दी थी. उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों के ऊपर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. भारत को भी इतना कमजोर आप मत समझिए. मुझे नहीं लगता कि भारत जो है ट्रंप के इस तरह के दबाव में अब आने वाला है. भारत ने नाटो को जवाब दिया है कि शुक्र करो कि हमने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, वरना पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता. कहते हैं कि इरादे मजबूत हों और नियत साफ हो तो रास्ते की रुकावटें कुछ नहीं कर सकती. यानी कि असंभव को संभव किया जा सकता है और ये बात भारत पर सटीक बैठती है. पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचे हैं उसके बारे में दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी. ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है. पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया. हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज. यूके में वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947. आज जो अपने 1947 में हमारे साथ किया था आज भी अब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं. मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है. तो भारत एक कदम और आगे. इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहिदा करने जा रहा है भारत. भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहिदा सामने आया है. भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी. साहब, भारत मुसलसल रूस से खरीदारी में मसरूफ है और ये वो तमाम पॉलिसीज थी जो कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब चाहते थे और अब इन पॉलिसीज पर वो कारगर है. पहले तेल खरीदा और अब कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहिदा किया जा रहा है. वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड. और फिर ये नेटो चीफ्स के जो हैं वो कह रहे हैं कि ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कुड बी स्लैम्ड बाय सैंक्शंस. वही करके देख ली. टू हेल्प विद यू, भाड़ में जाओ. हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट. ख्याल में जो खौफ अमेरिका बादर को मियां साहब लाहक है वो उसके हाथ से निकलती हुई जो मैशत की आलमी बागडोर है या वीकन हो रही है. अब जो है वो ब्रिक्स ने जो करेंसी जारी की है इससे डॉलर मजीद गिरावट का शिकार होगा और ये करेंसी बहुत जल्द सामने आने वाली है. अब ये हमें बता रहा है कि साहब आप अगर लोगे तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड. हमें मत समझो. वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज. ठीक है ना, देखेंगे जो होगा. Nobody can threaten India. इस गलत फहमी मत रहना कि you can threaten India and you can say that this will hit you very hard. Let's see how hard it. नेटो जो रशिया को नीचे करना चाहता था वो नहीं हो रहा है. और नेटो की एक और दिक्कत है, भारत राइज कर रहा है. ये कोई भी कंट्री अपने सामने राइज होता हुआ ये देख नहीं सकते. इसलिए जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है ये उसे रोकना चाहते हैं ताकि भारत को हिट किया जाए. ग्लोबल सप्लाई चेन को बचाने वाला भारत है. क्योंकि चाइना जितना खरीदता है वो एक्सपोर्ट नहीं करता. वो अपने कंजम्पशन के लिए वो यूज करता है. लेकिन भारत खुद कंज्यूम भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है. नेटो तो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है. तुम्हारा क्या हक है बात करने का? क्या अधिकार है टैरिफ्स की बात करने का? तुमको किसने अधिकार दे दिया? इज रूटा द स्पोक्समैन और प्रेसिडेंट ट्रंप? तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडियाज प्रॉमिस. अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो हमारे को 2 मिलियन फौजी मिल जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए. अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आवर वेपन्स. F-35 खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी. ठेंगा ले रहा है इंडिया.
क्या बेचा है? $3 बिलियन के ड्रोन्स बेचे और कुछ नहीं इंडिया को, अमेरिका में वो जाके रफाले खरीद रहा है। 2022 से आरंभ हुए यूक्रेन और रशिया युद्ध में, जो कि फरवरी 22 से आरंभ हुआ था, आज लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं। यह युद्ध अपने 4थे वर्ष में आ चुका है और अभी भी इसके समाप्त होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। साथ ही साथ इस युद्ध कई ऐसी बातें जानने को मिली जो कि इस युद्ध से पूर्व समझी नहीं जा रही थी, जैसे कि नाटो को बहुत शक्तिशाली सैन्य संगठन माना जाता है, क्योंकि इसमें यूरोप की सारी आधुनिक शक्तियां, सारी पश्चिमी देश और यूएसए सम्मिलित है। यूरोप में जहां जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, इटली जैसी सैनिक ताकतें हैं, वो सब मिलके इस नाटो को चलाती हैं और यूक्रेन रशिया युद्ध के पीछे नाटो का ही हाथ था। इस युद्ध ने यह भ्रम तोड़ दिया कि नाटो एक बहुत अधिक शक्तिशाली संगठन है, क्योंकि दुनिया जानती है कि यूक्रेन ये युद्ध नहीं लड़ रहा है बल्कि नाटो लड़ रहा है, और रूस ने अकेले ही पूरे नाटो देशों को लोहे के चल चकवा रखे हैं। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ मित्रों कि रूस की सैन्य क्षमता और उसके संसाधनों का पता दुनिया को चल गया कि रूस की जो सैन्य क्षमताएं हैं वो कितनी अतः है। 4 वर्षों से अकेले युद्ध लड़ रहा देश, हालांकि रूस को कई मुल्कों पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि उसकी आबादी उतनी नहीं है जितना कि अपेक्षाकृत रूप से इतने बड़े देश की होनी चाहिए थी। फिर भी रूस का जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, और अब नाटो देशों की भावें जो है चढ़ चुकी हैं, उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ दी जा रही है, क्योंकि हर एक दिन के साथ नाटो देशों का सैन्य व्यय जो हो रहा है अकारण वो बढ़ता जा रहा है। उनके सारे हथियार स्वयं सोख चुके हैं और उनके पास यूक्रेन को देने के लिए अब असलहा भी नहीं बचा है, इसलिए वो दूसरे अन्य देशों से खरीद के यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं। लेकिन इससे उनकी जो आर्थिक क्षमता है और जो विपन्नताएं हैं वो संपन्नताएं उनकी खत्म हो रही हैं, उनके देश में विपन्नता आती जा रही है, उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही जो पावर कट उन्होंने स्वयं भी लगाया है, रूस से तेल लेना बंद कर दिया, गैस देनी बंद कर दी, और इसके साथ ही साथ जो कच्चा माल लिया करते थे वह सब लेना बंद कर दिया है। इसके बाद पूरे यूरोप में या पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में बहुत भारी महंगाई का सामना हो रहा है और लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष। इसको देखते हुए अब नाटो देश उग्र होने लग गए हैं, और जो भी देश ऐसे हैं जो रूस का साथ दे रहे हैं उनको धमकियां लगाने लग गए हैं, जिसमें एक देश भारत भी है। जी हाँ, अभी हाल ही में नाटो चीफ जो कि स्विट्जरलैंड के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने, उन्होंने रूस, ब्राज़ील और चाइना को धमकी देते हुए लगभग कहा कि अगर उन्होंने रूस से तेल वगैरह खरीदना बंद नहीं किया तो हम उन पर टैरिफ लगाएंगे, और यह कहते हुए वह काफ़ी गुस्से में भी लग रहे थे। परंतु दुनिया जानती है कि उनकी ऐसी धमकियों को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी कलाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। उनकी सैन्य क्षमता क्या है यह सामने आ चुका है। ये 42 देश मिलकर के अकेले में उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ऐसी ऊर्जा को द्वरित हो रखे हैं, जैसे अगर किसी को चाहे तो मार के खा गए। हालांकि उनके गुस्सा होने का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष रूप से भारत में। भारत के रक्षा मंत्री ने तो साफ कह दिया है कि भारत के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने की सूचना भी मत, वरना परिणाम बुरा होगा। जयशंकर साहब ने तो कई बार इनको जवाब दिया है हिंदी के मंचों पर बैठ करके कि आप हमें अगर ये धमकी दे रहे हैं कि हम इतना तेल लेते हैं, तो भारत 1 महीने में जितना तेल लेता है यूरोप 1 रात में उतना तेल खरीद लेता है। इसलिए अब भारत के सामने इन लोगों की चल नहीं रही है। इसमें भी विशेष मुद्दा भारत ही था, क्योंकि सर्वाधिक लाभ इस अवसर का भारत ने ही उठाया है। भारत ने रूस से तेल खरीद के उसे प्रोसेस कर दे यूरोप को महंगे दामों में बेचा है, और इस प्रकार से इस समय यूरोप को तेल मांग की आपूर्ति पूरा करने में भारत का 80% हिस्सेदारी है। इसी को देखते हुए अब वहाँ के विभिन्न राजनेता भारत पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि इन देशों की सैन्य क्षमताएं, उनकी आर्थिक क्षमताएं अब सामने आ चुकी हैं। यह देश पूर्णतः खोखले हो चुके हैं, सैन्य रूप से भी
और आर्थिक रूप से भी। वैसे भी केवल जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो इन देशों में कोई भी, इन यूरोपियन देशों में भारत की अर्थव्यवस्था के आगे नहीं है, सभी भारत की अर्थव्यवस्था से पीछे छूट चुके हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है जापान को पीछे छोड़ करके। तो भारत पे प्रतिबंध लगाने का अर्थ है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठना, और जो कि यूरोप करने से रहा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं। साथ ही अपने कमेंट्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।